नमस्कार। आज हम भारत की एक बहुत ही अनोखी भाषाई चुनौती को सुलझाने वाली एक बड़ी ही स्मार्ट प्रणाली पर बात करेंगे। ये एक ऐसी व्यवस्था है जो दिखाती है कि अनेकता में एकता असल में कैसे काम करती है। अच्छा, कभी ये सोचा है कि जब हमारे देश में इतनी सारी भाषाएं हैं, तो सोचिए सरकारी कामकाज कैसे चलता होगा? मतलब एक ऑफिस दूसरे से बात कैसे करता होगा? यही वो बड़ी पहेली है जिसे हम आज सुलझाने वाले हैं। और इसका जवाब छिपा है 1976 के राजभाषा नियमों में। इन नियमों ने एक जोनिंग सिस्टम बनाया जो सरकारी कम्युनिकेशन को एकदम आसान और असरदार बना देता है। आगे बढ़ने से पहले आप किस जोन या डिवीजन से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना न भूलें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें क्योंकि हम पूरा सिलेबस ऐसे ही कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। तो सबसे पहले इस सिस्टम की जरूरत ही क्यों पड़ी? बात यह है कि 1963 का जो राजभाषा अधिनियम था, उसने अंग्रेजी का इस्तेमाल तो जारी रखा, लेकिन भारत की जो जबरदस्त भाषाई विविधता है, उसे वो पूरी तरह से संभाल नहीं पाया। इसीलिए एक ज्यादा प्रैक्टिकल ढांचे की जरूरत महसूस हुई। देखिए, इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 1950 से, जब संविधान ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया। फिर आया 1963 का अधिनियम, जिसने अंग्रेजी को भी साथ बनाए रखा। लेकिन असली गेम चेंजर तो 1976 के नियम थे, जिन्हें समय के साथ अपडेट रखने के लिए 3 बार बदला भी गया। तो 1976 के इन नियमों का असल मकसद क्या था? देखिए, इसका मकसद किसी एक भाषा को दूसरों पर थोपना बिल्कुल नहीं था, बल्कि अलग अलग क्षेत्रों की भाषाई हकीकत को देखते हुए एक फंक्शनल कम्युनिकेशन सिस्टम बनाना था। वाकई संतुलन साधने का एक बेहतरीन प्रयास। और हाँ, कानूनी तौर पर ये नियम केंद्र सरकार ने 1963 के अधिनियम के तहत ही बनाए थे। एक बात और, ये नियम तमिलनाडु राज्य को छोड़कर पूरे भारत में लागू होते हैं। इस पूरे सिस्टम का दिल है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का 3 हिस्सों में बंटवारा। चलिए अब इन जोन्स को थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले है क्षेत्र क, जिसे हम हिंदी बेल्ट या हिंदी हार्टलैंड भी कह सकते हैं। यहाँ सरकारी कामकाज की मुख्य भाषा हिंदी ही है। तो इस क क्षेत्र में कौन कौन से राज्य आते हैं? देखिए, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। अरे हाँ, दिल्ली और अंडमान निकोबार भी इसी में शामिल हैं। इनको याद रखने का एक मजेदार तरीका भी है। कुछ लोग इसे बिमारू और H² जैसे शॉर्टकट से याद रखते हैं। अच्छा, इसके बाद आता है क्षेत्र ख। ये राज्य एक पुल की तरह काम करते हैं। मतलब यहाँ लोगों की अपनी मजबूत क्षेत्रीय भाषाएं तो हैं, लेकिन वे हिंदी भी काफी अच्छी तरह समझते हैं। इस लिस्ट में कौन कौन है? गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब, और साथ ही चंडीगढ़, दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली जैसे केंद्र शासित प्रदेश भी। और फिर आखिर में आता है क्षेत्र ग। इसमें वो सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां हिंदी का इस्तेमाल आम तौर पर नहीं होता। ये कैटेगरी ये पक्का करती है कि गैर हिंदी भाषी राज्यों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो अब ये क्षेत्र तो समझ आ गए, पर असल में ये काम कैसे करते हैं? ये जो क्षेत्रों का बंटवारा है, यही तय करता है कि सरकारी चिट्ठी पत्री किस भाषा में होगी। तो कम्युनिकेशन के नियम बड़े सीधे और साफ हैं। देखिए, अगर क क्षेत्र का ऑफिस क या ख क्षेत्र के ऑफिस को लिखेगा तो पूरी तरह से हिंदी में 100%। लेकिन अगर क क्षेत्र से चिट्ठी ग क्षेत्र में जाती है तो भाषा होगी अंग्रेजी। हालांकि साथ में हिंदी के लिए 70% का लक्ष्य भी रखा जाता है। और यही लॉजिक आगे भी चलता है। ख से ग में या ग से कहीं भी कम्युनिकेशन का मेन जरिया अंग्रेजी ही है। इसका मकसद बिल्कुल साफ है, जहां हिंदी चलती है वहां हिंदी इस्तेमाल करो, जहां नहीं वहां अंग्रेजी, ताकि काम रुके नहीं और सबको बात समझ आए। कितना प्रैक्टिकल सिस्टम है। और एक नियम तो ऐसा है जो सब पर लागू होता है, एकदम यूनिवर्सल। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऑफिस किस क्षेत्र में है। अगर कोई चिट्ठी हिंदी में आई है तो उसका जवाब भी हिंदी में ही देना होगा, 100%। ये नियम हिंदी में बातचीत को बढ़ावा देता है। अच्छा, ये तो हो गई ऑफिस से ऑफिस की बात। अब देखते हैं कि ये नियम सरकारी कर्मचारियों पर यानी इंसानों पर कैसे लागू होते हैं। नियम 2 तरह के हिंदी ज्ञान को पहचानते हैं। पहला है प्रवीणता और दूसरा है कार्यसाधक ज्ञान।
प्रवीणता मतलब हिंदी में महारत, जैसे किसी ने हिंदी मीडियम से ही पढ़ाई की हो। और कार्यसाधक ज्ञान मतलब काम चलाऊ ज्ञान, जैसे हिंदी को एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ा हो। और ये जो 80% का आंकड़ा है, ये बहुत ज़रूरी है। जब किसी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस के 80% स्टाफ को हिंदी का कार्य साधक ज्ञान हो जाता है, तो उस ऑफिस को ऑफिशियल गज़ेट में नोटिफाई कर दिया जाता है। इसके बाद वहां हिंदी में काम को और भी बढ़ावा दिया जाता है। तो सवाल उठता है कि इन सब नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, ये कौन देखेगा? इसकी सीधी सीधी जिम्मेदारी उस ऑफिस के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड की होती है। इससे सिस्टम में एक तरह की अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है। तो कुल मिलाकर ये नियम आखिर क्या हासिल करते हैं? आइए अब इसका निचोड़ समझते हैं। ये बात एकदम साफ है कि इन नियमों का असली मकसद किसी भाषा को बड़ा या छोटा दिखाना नहीं है, बल्कि इनका लक्ष्य एक ऐसा प्रैक्टिकल सिस्टम बनाना है जो भारत की भाषाओं की विविधता का सम्मान करे और साथ ही देश भर में सरकारी काम को बिना किसी रुकावट के चलाए। और आखिर में एक सवाल हम सबके सोचने के लिए है। आज के डिजिटल इंडिया में जहां काम करने के तरीके इतनी तेजी से बदल रहे हैं, इन नियमों को आने वाली पीढ़ी के लिए और बेहतर और प्रासंगिक बनाने के लिए इनमें क्या बदलाव किए जा सकते हैं?